वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जापान के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अमरीकी सदर के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी करेंगे दो तरफ़ा मुलाकातें। मरकज़ी हुकूमत ने कई मुल्क के आम आदमी के लिए कई बड़े फैसले। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कीमत कम। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता। हुकूमत पर 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ। रियासती हुकूमतों से भी की कमी की अपील। वज़ीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज रियासत की समाजी तंजीमों से करेंगे मुलाकात। नामसाई में मशहूर गोल्डन पगोडा मंदिर का भी करेंगे दौरा। ऑस्ट्रेलियाई इलेक्शन जीतने वाले लेबर पार्टी के एंथोनी अल्बानीज़ होंगे मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत पर दी उन्हें मुबारकबाद। कहा, हम अपनी वसी तर स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने और हिंद बहरुल खत्ते में मुश्तरका मफादात पर काम करने के लिए हैं तैयार। साबिक आलमी चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने जीता पोलैंड सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट का रैपिड जुमरे का खिताब। आनंद ने खेल के एक राउंड बाकी रहते 6 फतुहात और 2 ड्रॉज के साथ टाइटल किया अपने नाम। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स की प्ले ऑफ तक रसाई की उम्मीदें की खत्म। मुंबई ने अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली को 5 विकेटों से दी शिकस्त। दिल्ली की शिकस्त के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म 23 और 24 मई को जापान के सरकारी दौरे पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी दो तरफ़ा मीटिंगें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान में रहने वाली भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। आइए जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे की तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल और परसों यानी 23 और 24 तारीख को जापान के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये क्वाड की तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले सितंबर 2021 में अमेरिका में पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे पहले मार्च 2021 में क्वाड ममालिक के बड़े लीडरों ने वर्चुअल मीटिंग की थी। इसके बाद इसी साल मार्च में भी वर्चुअल मीटिंग हुई। अब इस दौरान चारों लीडर अहम आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे, जिसमें भारत बहरुल का मामला भी शामिल है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप क्वाड की ये मीटिंग ऐसे वक्त में होने जा रही है जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा जारी है। कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता मीटिंग के मामलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, तो तमाम दिगर शोबों में कैसे आपसी ताउन को बढ़ाया जाए, इस पर भी लीडर आपस में बातचीत करेंगे। Upcoming summit in Tokyo would therefore provide the leaders with an opportunity to take stock of the progress made thus far on Quad's initiatives and also give guidance for the future. Developments in the Indo-Pacific region and global issues of mutual interest might also come up for discussion. वज़ीर-ए-आज़म अपने जापान दौरे में जहां क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, तो वहीं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से आपसी रिश्तों की मजबूती पर भी बातचीत करेंगे। Our long-standing cooperation in diverse areas, ranging from trade, defense, security, climate, education, energy, pretty much all aspects of human economic endeavor, is on upward trajectory. There is regular exchange of visits and dialogue, and these dialogue just are not limited to the bilateral agenda, but also include issues of regional and global importance. जापान दौरे में पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म से भी बाहमी मुलाकात का प्रोग्राम है। Japan, as you know, is among our most important partners. Prime Minister Modi has referred to India-Japan relationship
as one of the most natural in the region. In the last few years, India-Japan special, strategic and global partnership has seen great momentum. This meeting between the two Prime Ministers will be an opportunity to carry forward the high-level engagement between the two countries, as also to advance bilateral cooperation agenda. पीएम मोदी जापान में भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे, तो साथ ही बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेने का उनका प्रोग्राम है, जिससे माशी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भी जापान में रह रहे तमाम भारतवंशियों से प्रधानमंत्री का संवाद होना निश्चित तौर से तय है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जहां पे क्वाड के शिखर के सम्मेलन के मंच से ये बात निकल के आएगी, कैसे दुनिया को एक संदेश जाएगा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को खुला और मुक्त रखने के लिए चारों देशों की जो बात है वो साफ तौर पर निकल के आएगी। साथ ही साथ 3 अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ में। अपने कैमरा सहयोगी अंकित रावत के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, टोक्यो, जापान। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम इक़दामात का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने एक के बाद एक ट्वीट करके इन फैसलों की जानकारी दी, जिससे लोगों को ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके और गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत के अब तक के तमाम इक़दामात की वजह से महंगाई पिछली हुकूमतों के मुकाबले काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि कोविड और फिर यूक्रेन के बुरहान की वजह से कई ममालिक में ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी हुकूमत की तमाम कोशिशों से मुल्क में ज़रूरी अशिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि वबाई मर्ज के दौरान भी हुकूमत ने फलाह और बहबूद की एक मिसाल कायम की है, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। अब इसे पूरी दुनिया में कबूल और सराहा जाता है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अशियाए ज़रूरियात की कीमतों को कंट्रोल में रखने को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। आइए अब बताएं हुकूमत ने कौन से बड़े फैसले लिए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर 8 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 6 रुपये फ़ी लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हुकूमत पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने तमाम रियासती हुकूमतों, खासतौर पर उन रियासतों से जहां नवंबर 2021 के दौरान कीमतों में कमी नहीं की गई थी, इस तरह की कटौतियों को नाफिज करने और आम आदमी को राहत फराहम करने की अपील की है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से जायद मुस्तफिदीन को 200 रुपये फ़ी गैस सिलेंडर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे मुल्क की माओ बहनों को मदद मिलेगी। इससे तकरीबन 6100 करोड़ रुपए सालाना सरकारी महसूल पर असर पड़ेगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए हुकूमत ने आलमी सतह पर खाद की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद किसानों को कीमतों में इजाफे से बचाया है। प्लास्टिक की मसनूआत के खाम माल और काबिल इस्तेमाल अशिया पर कस्टम ड्यूटी में भी कमी का ऐलान किया गया है। स्टील की कीमतों पर काबू पाने के लिए भी हुकूमत ने किया बड़ा फैसला। लोहे और स्टील से मुताल्लिक़ खाम माल पर कस्टम ड्यूटी में कमी। स्टील से मुताल्लिक़ खाम माल पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम। बजट में 1.05 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी के अलावा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ की इजाफी रकम फराहम की गई है। वज़ीर आज़म ने फैसले को आम लोगों के लिए अच्छी खबर बताया और कहा कि इससे करोड़ों अफराद को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे लिए लोग हमेशा पहले हैं। आज के फैसले ख़ास तौर से एक जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काबिल ज़िक्र कमी से मुताल्लिक़ है, उसका कई शोबों पर मुस्बत असर होगा। हमारे शहरियों को राहत मिलेगी और मज़ीद ईज़ ऑफ लिविंग होगी। वज़ीर आज़म ने एक और ट्वीट किया कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासतौर से ख़वातीन की मदद की है। उज्ज्वला सब्सिडी पर आज के फैसले से कुंबे के बजट में काफ़ी राहत मिलेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ज़बरदस्त कमी के ऐलान से आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए फलाही फैसले करने पर वज़ीर आज़म का तहे दिल से मशकूर हूँ। और मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट करके अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि हर बार हसासियत का सबूत अवाम दोस्ती मोदी हुकूमत। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की सही क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देना एक हमगीर फ़ैसला है, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा।
उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी हालात में भी इस तरह के कई फैसले मरकज़ी हुकूमत ने आज किए हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सी मसनूआत की कीमतों को कम करने में मददगार साबित रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी मफाद में किए गए इन फैसलों के लिए वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन का दिल से शुक्रिया। पटना के लोगों ने भी हुकूमत के फैसले का दिल खोलकर खैर मकदम किया है। तो नहीं है सरकार की, ऐसे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। बहुत खुशी की बात है, देखो जनता को कम से कम राहत हो जाएगी, महंगाई से कुछ कम हो जाएगी। कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। गाड़ी चलाने वाला तो बहुत हालात खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला का और का ही हो गया था। कमर्शियल वाला सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था इस बार, अच्छा लग रहा था। और दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर लोगों की राय जानी हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक लंबे अंतराल के बाद बहुत कमी की है और पब्लिक पर इसका कितना असर होगा, कितना राहत का पैगाम है आम जनता के लिए, इसके लिए हम एक पेट्रोल पंप पर कनॉट प्लेस में अभी खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग पेट्रोल डीजल लेने के लिए आ रहे हैं उन लोगों से आपको हम रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नीरज। क्या कहेंगे नीरज जी, 9 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल की कीमतों में जो है वो कमी आई है, कहा जाए कि राहत का ये पैगाम है? बिल्कुल जी बिल्कुल, आम आदमी बिल्कुल परेशान हो रहा था, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे थे, तो ये तो कम होना ही जरूरी था जी। राहत का पैगाम हम कह सकते हैं कॉमन पीपल के लिए? जी बिल्कुल कह सकते हैं अभी, क्योंकि जैसे आप पहले कह रहे थे कि 9 रुपये का भी वो हुआ है, जैसे डिडक्शन हुआ है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक राहत मिल रही है। जैसे 115 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है, 105 अभी डिडक्शन हुआ है, बट अभी और अगर फर्दर डिडक्शन होगा तो ये कॉमन मैन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो लगता है कि पेट्रोल या डीजल के दाम पे जीएसटी लगना चाहिए, ना कि वैट। ऑब्वियसली मेरा अपील पूरा गवर्नमेंट से यही रहेगा कि और ज़्यादा अगर कम कर दिया जा सके तो सबके लिए बेहतर है। कनॉट प्लेस के एक पेट्रोल पंप पर आम जनता की नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है और वो जानने की कोशिश कर रही है कि जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है उसका कितना इम्पैक्ट आम लोगों पर होगा। बहुत बड़ी राहत है, हम लोग तो बहुत खुश हैं इससे। अभी जस्ट न्यूज़ मिला, ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को, बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके। इसकी वजह से हर चीज़ पे रेट बढ़ता जा रहा था और हम लोग झेल नहीं पा रहे थे महंगाई, तो अभी बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ से। आप मैम क्या कहेंगी, आप एक गृहिणी हैं और जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है, एक गृहिणी के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर? बहुत राहत की बात है। क्या कहना चाहेंगी, आपका जो किचन का बजट है वो बना रहेगा? कम होगा, कुछ किचन का वजन कम होगा जी। राहत की खबर हम बहुत राहत की खबर है। आम जनता में बहुत खुशी है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं राज्य सरकारों से भी हैं कि अगर राज्य सरकार टैक्सेस कम करती है तो कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं वो और नीचे आएंगी और इससे महंगाई की मार झेल रही जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किचन का जो बजट है वह भी कम होगा और कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम भी पाया जा सकेगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ कनॉट प्लेस दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर लोगों की राय जानी हमारे नुमाइंदा योगेश शीतल ने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरीके से कमी हुई है उसने निश्चित तौर पर पूरे देश में एक तरीके की राहत दी है लोगों को, आम लोगों को खास करके बड़ी राहत हुई है। हम इस वक्त मुंबई के वर्ली में है जहां पे कुछ लोग हैं जो यहां पे फ्यूल लेने के लिए आए। हम चाहेंगे कि उनसे बात करें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया, जो है कीमतें कम हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो भी वॉट एवर रुपी सेव्ड इज गुड। अगर 9 रुपये है तो इट्स अ बिग थिंग। डेफिनेटली बहुत मतलब महंगाई और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए थे कि अभी तो ज़रूरी था थोड़ा कम हो, तो इससे तो राहत मिलेगी। सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि फ्यूल का दाम कम होगा 8 और 9.5, पेट्रोल का भी दाम कम होगा, करीब 9.5 रुपया की कमी जो है। थोड़ा कम होगा तो अच्छा ही है ना सबके लिए, थोड़ा तो लमसम बचत हो जाएगी दिन का, थोड़ा अर्निंग होएगा, बढ़ेगा। लोग काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं कि उनको जो बचत है, खास करके जो काली पीली टैक्सी थी या जिस तरीके से ओला उबर की टैक्सी आप देख रहे हैं या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलेगी सरकार के इस फैसले से। अपनी सहयोगी राजू गायकवाड़ के साथ विष्णु कुमार सीतल, डीडी न्यूज़ मुंबई।
और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज रियासत की कई समाजी तंजीमों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो नामसाई में मशहूर गोल्डन पैगोडा टेम्पल भी जाएंगे। शाह नामसाई में एक जलसे आम से खिताब करेंगे और कई अहम प्रोजेक्टों का आगाज़ भी करेंगे। वो सिक्योरिटी और तरक्याती जायज़ा इजलास की सदारत भी करेंगे। इसके बाद वो फ़ौज, ITBP, SSB, असम राइफल्स और BRO के जवानों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला की हैसियत से ये अरुणाचल प्रदेश का उनका दूसरा दौरा है। बैनुल-अक़वामी खबरों से पहले एक खबर। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिचर के रोज़ मुल्क में बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए लाजमी इजाज़त के मकसद के तहत बायोरैप पोर्टल की शुरुआत की है। इस बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अथॉरिटी पोर्टल के ज़रिए अब मुल्क में बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए सिंगल विंडो से ज़रूरी मंजूरी हासिल की जा सकेगी। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पोर्टल से मुल्क में बढ़ रहे स्टार्टअप और दीगर इदारों को बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए ज़रूरी मंजूरी हासिल करने में बेहद आसानी होगी। Now is also the need for a single window for registration of applications for the regulatory agencies, because the number has increased and it's also become very widespread, and also the need for a single repository. So in a way, in a nutshell, in a single sentence, for the sake of the ease of science, the ease of startup and ease of living, I think this portal is going to make a huge contribution. और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन इंतखाब हार गए हैं। इंतखाबात में जीत हासिल करने वाली लेबर पार्टी के एंथनी अल्बानीज़ अब ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। इंतखाब में 6 उम्मीदवार वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में शामिल थे, लेकिन अहम मुकाबला मॉरिसन और एंथनी के दरमियान ही था। मॉरिसन 2019 के इंतखाबात में भी मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं कर सके थे और उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। बता दें कि इस बार के इंतखाबात में मौसमियाती तब्दीली एक अहम इंतखाबी मौजू था। जंगलों में लगने वाली आग और सैलाब के ताल्लुक से मॉरिसन हुकूमत तनकीद का निशाना बनती रही थी। My fellow Australians, thank you for this extraordinary honour. Tonight, the Australian people have voted for change. I am humbled by this victory, and I'm honoured to be given the opportunity to serve as the 31st Prime Minister of Australia. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के लीडर एंथनी अल्बानीज़ को उनकी जीत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की जीत और वज़ीर आज़म के तौर पर आपके इंतखाब के लिए मुबारकबाद। अल्बानीज़ में अपनी मजमूई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और हिंद बहरुल खत्ते में मुश्तरका तरजीहात पर आपके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शमूलियत पर एतराज़ करने वाले तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने कल दोनों ममालिक के रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर बात की और दहशतगर्द तंजीमों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया। अर्दोगान ने स्वीडन की वज़ीर आज़म मैगडलेना एंडरसन को बताया कि अन्कारा अपने ख़दशात को दूर करने के लिए उनसे ठोस इक़दामात की तवक्को रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की की शाम पर 2019 के हमले के बाद से इस पर आयद हथियारों की बरामद पर पाबंदी ख़त्म की जाए। अर्दोगान ने फिनलैंड के सदर सोली निनिस्यो से भी नेटो इत्तेहादी के लिए ख़तरा बनने वाली दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकामी इत्तेहाद की रूह के मुनाफी होगी। तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दहशतगर्द ग्रुप और फतेहुल गोलन के पैरोकारों को पनाह देते हैं, जिन पर तुर्की ने 2016 की तख्ता पलट की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस बीच रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ख़त्म होने के कोई आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रूस ने डोनेट्स्क के इलाके बख्मुत शहर में यूनिवर्सिटी की इमारत पर फ़िज़ाई हमला किया। इस वक्त रूसी शहर फ़ौज तकरीबन 10 किलोमीटर मशरक़ में मौजूद है। बख्मुत के शुमाली, जनूबी और मशरक़ी इलाक़ों में गुज़िश्ता हफ्ते से लड़ाई में शिद्दत आई है। इसके साथ साथ डॉनबास के 2 सूबों में से एक में रूसी जानिब से जारियत में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है।
खेल की खबरों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील डेफलिम्पिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों से अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हाल ही में मुनक़्क़िद डेफलिम्पिक्स में भारत ने तारीख़ी मुजाहरा करते हुए 8 सोने के समेत 16 तमगे जीते हैं। काबिल ज़िक्र है कि डेफलिम्पिक्स की तारीख़ में भारत का ये सबसे शानदार मुजाहरा रहा है। इस महीने ब्राजील में मुनक्किद हुए डेफलिम्पिक्स में भारत का शानदार मुजाहरा देखने को मिला है। इस मुकाबले में भारत ने 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 16 मेडल अपने नाम किए। इतना ही नहीं, डेफलिम्पिक्स की तारीख में भारत का ये अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा है। ब्राजील में भारत का परचम बुलंद कर वतन वापस लौटने वाले इन खिलाड़ियों से शनिचर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आपकी तवानाई और आपका जज्बा काबिल तारीफ है। इसी जोश से मुल्क की जीत के रास्ते खुलेंगे। जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया, आपका जज्बा इससे बहुत आगे जाने का है। ये जज्बा बनाकर रखिएगा, ये जोश बनाकर रखिएगा। इसी जोश से देश की जीत के नए रास्ते खुलेंगे। भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एक आम खिलाड़ी से कहीं ज्यादा हमारे दिव्यांग खिलाड़ी मुल्क की शबीह को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत में सबके लिए यकसा मौके हैं। दुनिया में आप जहां भी गए होंगे, दुनिया में जब भी आपके इस सिद्धि को किसी ने देखा होगा तो आपको देखता होगा, आपके खेल को देखता होगा, आपके मेडल को देखता होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सोचता होगा, अच्छा हिंदुस्तान में ये वातावरण है, हर एक को समानता है, हर एक को अवसर है, और उससे देश की छवि बनती है। यानी सामान्य खिलाड़ी देश की छवि बनाता है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छी छवि देश की बनाने का काम आपके द्वारा होता है, आपके प्रयत्नों के द्वारा होता है। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं भारत की तरफ से डेफलिम्पिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। जब मैं पहले खेलता था 1997 से, तो मेरे हियरिंग लोगों के साथ मेरा कंपटीशन होता था और मैंने बढ़ने की कोशिश की। मैंने ओलंपिक्स खेले, कॉम्पिटिशन्स जैसे बिल्कुल हियरिंग लोगों के साथ जैसा कंपटीशन होता है, मैंने भी उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और अब तक मैं लगभग हियरिंग कम्पिटिटर्स के साथ खेल सकता हूँ। बताइए अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूँ। धनुष, नाम तो धनुष है और शूटिंग करता है? जी सर, जी बिल्कुल, मैं शूटिंग करता हूँ। बताइए धनुष, अपने विषय में बताइए। मैं निरंतर शूटिंग में प्रैक्टिस करता रहा। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत रहा कि मुझे स्टेज वाइज वो कि मुझे हमेशा बताते रहे कि मुझे जीतना ही है, फर्स्ट ही आना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ वक्त में भारत में खेल की सतह काफ़ी हद तक बढ़ी है। ओलंपिक हो या पैरालंपिक या फिर डेफलिम्पिक्स, इन सभी मुकाबलों में भारत का अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा देखने को मिला है। इसके पीछे खिलाड़ियों की लगन और उनकी सख्त मेहनत के अलावा भारत सरकार के मुख्तलिफ मंसूबे भी हैं, जिससे इन सभी खिलाड़ियों को बेहतर सहूलतें मिल रही हैं। साथ ही वक्त वक्त पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय खिलाड़ियों से मिलना और बातचीत करना भी उनके हौसले को बढ़ाता है। यही वजह है कि नौजवान अब खेल में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं शतरंज का। साबिक आलमी चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड शतरंज टूर्नामेंट के रैपिड जुमरे का खिताब जीत लिया है। आनंद ने एक दौर का खेल बाकी रहते हुए सनीचर को जीत हासिल की। भारत के लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर ने 6 वतुआत और 2 ड्रॉ के साथ रैपिड जुमरे का खिताब अपने नाम किया। इब्तिदाई 2 दिनों में 5 जीत और 1 ड्रॉ खेलने वाले आनंद ने 7वें दौर में रोमानिया के डेविड गैलरिस्को को 25 चालों में हार मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अगले दौर में अमरीकी लेजेंड फेबानो कारुआना के खिलाफ 27 चालें खेलने के बाद ड्रॉ खेला। आनंद ने 9 राउंड्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 18 में से 14 पॉइंट्स हासिल किए हैं। रैपिड कैटेगरी के 9 दौर के बाद खिलाड़ी 2 दिन तक ब्लिट्ज कैटेगरी के मुकाबले खेलेंगे।
और आईपीएल के आखिरी लीग मैच में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी दो टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आज आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर अपनी मुहिम का अख्ताम करने की होगी। सनराइजर्स हैदराबाद अपने कप्तान केन विलियमसन के बगैर होगी, जो ज़ाती वजूहात की वजह से न्यूजीलैंड वापस चले गए हैं। सनराइजर्स लगातार 5 मैच जीतने के बाद टॉप 2 में पहुंचने की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन उनकी मुहिम उनके अहम गेंदबाजों वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन के जख्मी होने की वजह से पटरी से उतर गई। टीम लगातार 5 मैच हार गई। दूसरी जानिब पंजाब की टीम पूरे सीजन में कभी भी लगातार 2 मैच नहीं जीत सकी। पंजाब 6 जीत के साथ लीग में 7वें पोजीशन पर है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के रवा एडिशन में अपनी मुहिम का अख्ताम जीत के साथ किया। मुंबई इंडियंस ने हफ्ते के रोज़ अपनी आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। इस शिकस्त के साथ ही दिल्ली की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। दिल्ली की शिकस्त के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। दूसरी जानिब मुंबई 14 मैचों में से 4 जीत और 10 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में से सबसे निचली सतह पर है। मुंबई के खिलाफ मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 159 रन बनाए। दिल्ली के लिए रोमिन पावल ने सबसे ज़्यादा नॉट आउट 43 रन बनाए। दूसरी जानिब ऋषभ पंत ने 39 रन की इनिंग खेली। जवाब में मुंबई ने 5 गेंदें बाकी रहते हुए हदफ हासिल किया। ईशान किशन ने 48 और डेवॉल्ट ब्रूअर्स ने 37, जबकि टिम डेविड ने 11 गेंदों पर 34 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए। और आखिर में मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।